चलो सर, इतने सारे प्रोटेस्ट और बोर्ड के फैसलों के बाद जो 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा देने का वादा किया गया था, उसका पूरा पेमेंट बनकर एरिया के हर किसान को कब तक मिल जाएगा? इसकी फाइनल टाइमलाइन क्या है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 10% डेवलपमेंट रेसिडेंशियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट एग्रीमेंट का एक अहम हिस्सा था। आप एक पक्की डेट बता सकते हैं जब तक बचे हुए सभी एलिजिबल किसानों को न सिर्फ अलॉटमेंट लेटर बल्कि उनके प्लॉट्स का फिजिकल पोजीशन भी मिल जाएगा? स्मार्ट मीटर लगने वाला था गांव में, जिसके प्रति गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कुछ। नमस्कार, मैं आनंद कुमार एक नई कहानी लेकर आप सभी के बीच आया हूं दनकौर के बारे में। अभी हम दनकौर पंचायत के सामने खड़े हैं। ये देखिए पंचायत का व्यू। अब हमें अंदर दीपक सिंह जी का, जो द चेयरमैन ऑफ दनकौर हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। नमस्कार, आज हम दीपक सिंह जी के साथ बैठे हैं, द चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दनकौर। दीपक सर, आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन दनकौर नगर पंचायत की तरफ से आप सभी का करता हूँ। मैं दनकौर चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक सिंह आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि आज हम यहाँ मौजूद हैं दनकौर के सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड और दनकौर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे बात करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सर कि आपका पॉलिटिक्स में उतरना और आपका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो पूर्व से हम लगभग 25 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं और हर 5 वर्ष के जो चुनाव आता है तो लगभग हर वर्ष हर योजना में हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। ये लोगों का प्यार है कि वो उतारती हैं, हमें सपोर्ट करती है। हम सभी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। हाल ही में दनकौर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं? दनकौर में जैसे सड़कों का हम पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। जो बाजार की सड़कें हैं वो खराब थी, उनको दोबारा बनवाया है। मुख्य रोड जो दनकौर के एंट्री पॉइंट है उन्हें ठीक कराया है। जो टूटी सड़कें थे उनको दोबारा से नई करके काली सड़कें हैं उन्हें बनाई गई हैं। और आगे भी लगातार हम उस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं कि हर दिशा में दनकौर एक बेहतर नगर पंचायत सिद्ध हो। जी ज़रूर। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं? वाटर जो एक ये है, हमारी सरकार द्वारा भी एक योजना चलाई जा रही है जिसमें हम हर घर एक कनेक्शन वाटर का देना, स्वच्छ वाटर का देने के प्रक्रिया में है। और वो आगे लगभग 1 वर्ष के इस अंतराल में हम हर घर एक स्वच्छ वाटर देने का काम करेंगे। तो सर, अगला सवाल है, सरकार दनकौर गांव के इलाकों में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू को कैसे एड्रेस कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे दनकौर के आसपास बेहतर हुआ है। आसपास का इलाका हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा है। पता है बराबर में सेक्टर 18 है, बराबर में सेक्टर 17 है ईडा का। तो यहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके खातिर हमारे दनकौर में भी बेहतर हुआ है। यहाँ पर मकान, सोसाइटी, शॉपिंग प्लाजा ऐसे लगातार खुल रहे हैं, जिससे यहाँ के दनकौर में जो बच्चे रहते हैं उन पर भी, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी एक बेहतर सुविधाएं मिल रही है। इससे हमें यह याद आया, हाल ही में यहाँ ब्लिंकिट की भी सुविधा आ चुकी है। ब्लिंकिट क्या? हाँ, ब्लिंकिट है। ऑनलाइन जितनी सुविधाएं हैं जैसे जोमेटो वगैरह, ये भी दनकौर में ऑनलाइन की हमारी पूर्व से लगभग 1 वर्ष से लगातार आ रही है।
इस रीजन में इंडस्ट्रीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं? इस रीजन में देखो, अब हमारे आसपास ही यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, और आने वाले टाइम में भी और भी आएंगे कॉलेज वगैरह, और जैसे इंस्टीट्यूट बढ़ते जाएंगे तो यहाँ वैसे ही लोगों की आमदनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पीजी कल्चर दनकौर में है, पीजी अच्छी बेहतर सुविधाओं का वो पीजी हमारे दनकौर में खुल रहे हैं। तो वहाँ पे ये रोजगार की एक मतलब मुहिम है, रोजगार का एक साधन है, क्या लोग बाग यहाँ कर रहे हैं। मतलब बढ़ते हुए स्टूडेंट की संख्या से दनकौर को एक बड़े दल पे मुनाफा, मतलब एक बिजनेस टाइप में आप यहाँ दनकौर के लोगों को समझ। एरिया में पोल्यूशन और वाटर कंटामिनेशन को टैकल करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? वाटर पॉल्यूशन के तहत यहाँ हमारे एक जल निकासी का एक समस्या रहती है, पर हमने एक नाले के द्वारा हमने उसे एक मतलब सुचारू रूप से आगे हम करवा रहे हैं, जो हम आगे चला जाता है। जैसे यहाँ यमुना का जो प्लांट है वो आगे है, उसमें हम अपना वाटर डलवा देते हैं, जो आगे जाकर ट्रीटमेंट हो जाता है वो यमुना के करता है। सरकार इस रीजन के किसानों को कैसे सपोर्ट कर रही है, खास करके इरिगेशन और फसल के दाम के मामले में? इरिगेशन और फसल में सरकार मतलब प्रतिबद्ध है हमारी किसानों के लिए, बहुत ही उन्हें मतलब मुनाफे के लिए, और उन्हें फ्री बिजली, और जैसे इरिगेशन के लिए उनका बिल आता है तो उनको छूट भी दे रही है, और भी स्कीम है जो निकाल रही है कि ज़्यादा से बैंक लोन है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, का मतलब किसानों को आय बढ़े किसानों की, उनमें हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उनकी दुगनी आय बढ़े। तो ऐसी कई स्कीम निकाल रखी है जो किसानों के हित में है। दनकौर में एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोग्राम्स हैं? एजुकेशन में तो दनकौर का जैसे अब यहाँ एजुकेशन कल्चर भी अच्छा हो रहा है। यहाँ पूर्व में हमारे डिग्री कॉलेज है, और आसपास अब जैसे और भी कॉलेज आ गए हैं, तो एजुकेशन तो अच्छी है। हेल्थ केयर में हमारा थोड़ा सा एक प्राइमरी हॉस्पिटल है, उसे हम कोशिश कर रहे हैं, सभी हम लग रहे हैं उस चीज़ में। हमारा नगर पंचायत लग रहा है कि उसमें CHC बने, मतलब अपग्रेड होकर उसमें 20 या 30 बेड का बने। तो उसका हम प्रयासरत कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उस काम को कराएं। तो वो यहाँ से कितने दूरी पर है? लगभग 100 मीटर की दूरी में है। अच्छा, 100 मीटर। हाँ। लोग आपके पास सबसे कॉमन कंप्लेंट्स या चैलेंजेस क्या लेके आते हैं? कॉमन कंप्लेंट्स तो आज लोगों की अलग अलग तरीके की हैं, पर ये 2-4 समस्या तो होती हैं, रोड की और क्या नाम है साफ़ सफाई की, या आपकी जाम की, और किसी में अतिक्रमण की। 3-4 समस्या ऐसी हैं जो क्या नाम है मुक्त हो जाती हैं शहरों में। यूथ को आप क्या सुझाव देंगे उनके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए, और जो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं दनकौर के डेवलपमेंट के लिए? देखो, हम तो चाहते हैं यूथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। अगर यूथ जागरूक रहेगा जब ही हमारा समाज आगे चलेगा। यूथ हम चाहते हैं कि वो जैसे अभी हमारे दनकौर में एक क्या नाम है, अभी तो है नहीं, टूरिज्म कल्चर भी होगा, क्योंकि हमारे पुरानी द्रोण नगरी है, एकलव्य की भूमि है, दनकौर नाम उसी से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा वो सोचे, यूथ कॉरिडोर बनाए, टूरिज्म के लिए कॉरिडोर बनाए, जो उससे अच्छे से अच्छा वो ज़्यादा यहाँ हमारे दनकौर के लिए एक मतलब लाभ मिल सके उसे। और ऐसे प्रोग्राम हैं आसपास। अब तो आपके कॉलेज वगैरह भी हैं, उसमें भी तरह तरह के दिखाते रहते हैं कैसे बेनिफिट करें यूथ यहाँ के लिए। जी, इससे हमें याद आया दनकौर का इतिहास में एक बड़ा योगदान है। तो क्या आप दनकौर के बारे में कुछ और इतिहास के बारे में दनकौर बता सकते हैं? हमारी दनकौर एक प्राचीन नगरी है, ये बहुत पूर्व की नगरी है। और यहाँ जैसे बताया अभी, एकलव्य जी का जो मूर्ति थी बाबा द्रोणाचार्य जी की, उन्होंने विद्या कला सीखी थी, वो आज भी हमारे दनकौर में विराजमान है। और दनकौर में बहुत बड़ा मंदिर द्रोणाचार्य मंदिर है। ये पूरे देश में एक ही मंदिर है बाबा द्रोणाचार्य मंदिर। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आए, टूरिज्म आगे बढ़े,
और एक अच्छा मतलब कल्चर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे मथुरा है, वृंदावन है, ऐसे हमारे दनकौर में मतलब पहल हो उस चीज़ की। एक चेयरमैन के तौर पर अब तक आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखो चैलेंज तो काफ़ी हर सेक्टर में है, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में चैलेंजेस हैं। आपको बेसिक सुविधाएं हैं उनमें भी चैलेंजेस हैं। हमारे दनकौर में जैसे रोड की ये लाइट वाइट ये सब ये तो है ही है। खासकर हमारे दनकौर में जाम की समस्या भी है जो चैलेंज का कारण है। और हमने और जैसे एक बाईपास की समस्या उसे भी करने को हम मतलब पूर्ण निष्ठावान है कि उसे हो जाए तो हमारे दनकौर में और भी ये खत्म हो जाएंगे लगभग। जी, दनकौर के ट्रैफिक से एक अहम मुद्दा ये भी उठ के आता है कि दनकौर से निकलते ही जो सर्विस लेन है, जो यमुना एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन है, वो एक तरह से एक्सीडेंट का हाई प्रोन जोन बन चुका है। तो उस पर कोई आपका सॉल्यूशन है? उसमें दो कट ऐसे हैं जो क्या नाम है थोड़े खतरनाक जो मान लेते हैं आप टाइप, वो लोग बाग भी उनका गलत मतलब वहाँ से टर्न लेते हैं, रॉन्ग टर्न वो भी खुद लेते हैं। अगर वो भी ना लें तो वो ना बने, पर उनसे कह दिए यमुना से बातचीत कर रहे हैं उस चीज़ को हम ख़त्म करें, उस कट को वहाँ से ख़त्म करें। तो वो कट ख़त्म हो जाएगा तो हमें विश्वास है कि वहाँ से ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जी, आप दनकौर को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का क्या प्लान रखते हैं? हम दनकौर को एक आदर्श नगर पंचायत की मुहिम के तौर पे हम ले के चल रहे हैं। सभी वर्ग में हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, अच्छे से अच्छे काम हो और एक मतलब पूरे ज़िले में एक आदर्श नगर पंचायत बने, हर सेक्टर में बने। हमने लगभग दनकौर की 60 से 70% जो सड़कें हैं वो जो बनवा दी हैं और समस्याएं और भी हैं जैसे क्या नाम है ये छोटी छोटी और भी समस्याएं लाइट वाइट की तो ये भी हमने ख़त्म कर दी है। भाई ये है कि अच्छी हमारा जैसे कूड़े की समस्या है, एक कूड़े की समस्या हमारे दनकौर की रह गई है, उसे हम निस्तारण करवा रहे हैं। कूड़े की समस्या हो जाएगी तो आदर्श नगर पंचायत की योजना में हमारा मतलब नाम भी होगा। इन सब में से कोई एक अहम जिसपे सबसे ज़्यादा आपने अभी तक ध्यान दिया हो, जिसके वजह से दनकौर अभी आपको लगता हो कि कुछ पीछे हो? अभी हमारा जो दनकौर है थोड़ा सा उसमें बस हमारी MRF सेंटर नहीं है। MRF सेंटर बनते नहीं, हमारी जो क्या नाम है ये दनकौर है उसमें काफ़ी सुधार आएगा क्योंकि उसमें कूड़े का डिकम्पोज होगा। यहाँ का जो क्या नाम है जो समस्या है कूड़े की, बार बार कहीं ज़मीन नहीं मिल रही तो वो मिल जाएगी, तो उसमें काफ़ी सुधार हमारा दनकौर में होगा जी। उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। दनकौर के यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? देखो दनकौर के यूथ, हमारा दनकौर का जो यूथ है वो काफ़ी बड़ी बड़ी IT कंपनी, डॉक्टर्स और अलग अलग मतलब संस्थाएं में काफ़ी नाम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आगे भी हमारे दनकौर के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं किसी न किसी कंपटीशन में, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। बेशक से उन पे मतलब फाइनेंशियली कमी हो पर वो अपनी फाइनेंशियली कमी दिखाते नहीं हैं, वो आगे बढ़ के हिम्मत से काम लेते हैं और अपना नाम, परिवार का नाम और दनकौर का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। मैं उनको बहुत दिली धन्यवाद देता हूँ। आते हैं अब हम अपने अहम हिस्से पे। चेयरमैन सर, इतने सारे प्रोटेस्ट और कोर्ट के फैसलों के बाद जो 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा देने का वादा किया गया था, उसका पूरा पेमेंट दनकौर एरिया के हर एक किसान को कब तक मिल जाएगा? इसकी फाइनल टाइमलाइन क्या है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दनकौर के आसपास का जहाँ जहाँ यमुना ने ज़रूरत थी, जहाँ यमुना को अपने योजनाएं लागू करनी थी वहाँ लगभग दे दिया। थोड़ा बहुत रह रहा है, दनकौर के आसपास भी रह रहा है। दनकौर का जो एरिया है उसमें अभी 64 अभी नहीं बचा है। उसका कारण है SIT की जांच चल रही है दनकौर में,
तो एक दो जैसे दनकौर, जगनपुर, 2-3 ऐसे गांव हैं जिसमें नहीं बटाया और लगभग आसपास के गांवों में 64% दे दिया गया। जी 10% डेवलपमेंट रेसिडेंशियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट एग्रीमेंट का एक अहम हिस्सा था। आप एक पक्की डेट बता सकते हैं जब तक बचे हुए सभी एलिजिबल किसानों को ना सिर्फ अलॉटमेंट लेटर बल्कि उनके प्लॉट्स का फिजिकल पोजीशन भी मिल जाएगा? देखिए, ये नगर पंचायत और नगर के बात नहीं है, ये से यमुना की है और ये यमुना ही वाले आपको बता सकते हैं कि कब वो 10% देंगे, कब उनका अलॉटमेंट लेटर या किसी किसान को देगी। ये हम तो सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, एक माध्यम बन सकते हैं कि भाई हम उनको बात रख सकें, दनकौर के लोगों की बात रख सकें। ये तो सिर्फ जो डेडलाइन वगैरह है ये आपको सिर्फ यमुना के अधिकारीगण ही बता सकते हैं। जी, इससे हमें ये भी याद आया कि यमुना एक्सप्रेसवे का एक और ये था प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने 60 मीटर जैसी ज़रूरी सड़कों का निर्माण करने का ये फैसला लिया था। उसके लिए उन्हें कुछ ज़मीन चाहिए थी जो उनको नहीं मिल पाई क्योंकि पिछले कुछ मुआवजे उन्होंने नहीं दिए थे। तो इस पे कोई टिप्स नहीं? देखिए, मुआवजे नहीं दिए गए थे, बताया था पूर्व में भी काफ़ी बार इस पे मतलब बातें हो चुकी हैं किसान और सरकार के बीच में और उनमें कुछ समस्याओं में सहमति बनी भी थी, कुछ में नहीं बन पाई। जिसमें बनी थी उन्होंने 64% मिल भी गया, उन्हें दे भी दिया किसानों को, और जिसको नहीं सहमति बन पाई अधिकारीगण से या यमुना से, उनको भी लंबित पड़ा है। और जैसे जैसे उनका मतलब आपस में बातचीत करके हल निकलता जाएगा, ऐसे ऐसे उन्हें 64% दे दिया जाएगा। जी, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में जिसकी डेडलाइन 2026 है, उसकी अभी तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई है और आप बता सकते हैं कि अगले 1 साल में कौन से मेन काम पूरे हो जाएंगे जिनके फायदे यहाँ के लोगों को मिलेगा? देखिए, स्मार्ट विलेज की बात करें तो हम स्मार्ट विलेज में काम चल रहा है। हमारे जो आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें पक्की सीसी सड़क, लाइटों की सुविधाएं और जैसे शहरों में सुविधाएं होती हैं ऐसी गाँवों में कर दी गई है। हर गली पक्की कर दी गई है सीसी के और कूड़े का जो निस्तारण वो भी लगभग कर दिया है। तो ये स्मार्ट विलेज के तहत ही उन्होंने काम करा है और लगभग मुझे लगता है कि आसपास के जितने हमारे दनकौर के आसपास के गांव हैं 80% गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल आप देखेंगे कि वो स्मार्ट विलेज की तरह मतलब काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस विलेज गाँव और शहर में अंतर नहीं मिलेगा। वहाँ मतलब आपको सड़क के नाते या किसी भी तरह के आप स्पेस के नाते या किसी भी आप और भी देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अपना काम अच्छा कर रही है और आगे भी करती रहे, करेगी आगे भी, और उन्हें स्मार्ट विलेज भी बनाएगी। स्मार्ट विलेज से एक खबर आई थी कि स्मार्ट मीटर लगने वाला था गांव में, जिसके प्रति गांव के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। देखो, ये स्मार्ट मीटर जैसे सरकार हमारी चाहती है कि क्या नाम है प्राइवेटाइजेशन हो और प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें जो क्या नाम है एक उन्होंने स्मार्ट मीटर दिया था कि जितना आप यूज़ करोगे उतनी आपकी बिजली कटेगी। तो किसी लोग में मतलब लोगों को थोड़ा भ्रम भी था इस क्या नाम है स्मार्ट मीटर के तहत कि उन्हें ज़्यादा बिजली ज़्यादा बिल आएगा उनका या कुछ ऐसा होगा। तो ये भ्रम के कारण जो आप कह रहे हो कि किस आपत्ति लगाई थी, तो उन्हें जैसे जैसे पता चलेगा उसके फायदे पता चलेंगे ऐसे ऐसे लोग बाग खुद ही अपने आप उस स्मार्ट मीटर लगाने को मतलब आगे आएंगे। जी, लगातार ये मांग हो रही है कि बेहतर मुआवजे के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लागू किया जाए। ऐसा क्या है जो अथॉरिटी को इस कानून को दनकौर एरिया में अभी और आगे होने वाले जमीन अधिग्रहण पर लागू करने से रोक रहा है? लगातार ये मांग हो रही है कि बेहतर मुआवजे के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लागू किया जाए। ऐसा क्या है जो अथॉरिटी को इस कानून को दनकौर एरिया में अभी और आगे होने वाले जमीन अधिग्रहण पर लागू करने से रोक रहा है? देखिए, जब किसान का विवाद हुआ था, जब लैंड एक्विजिशन 2013 बिल आया था जो सरकार ने निकाला था, उसमें यही शर्तें थी
के मतलब जब तक आप परमिशन सर किसान नहीं दे देगा, जब तक आप उसके मतलब ज़मीन नहीं ले लो। उसमें कंपलसरी थी कि आप किसान का अनुमति होना चाहिए। तो काफ़ी किसानों ने अनुमति के साथ मतलब यमुना को ज़मीन दी। कुछ ऐसे लोग वाग हैं जो अभी भी सहमत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ ज़बरदस्ती अब करी जा रही है। थोड़े बहुत वो स्वेच्छा से या कुछ ऐसी फाइल लगा के मुआवजा ले लेते हैं, पर आपसी अगर वो बनाएंगे और यमुना भी अगर अच्छे से लैंड एक्विजिशन बिल का इस्तेमाल करेगी तो उसमें सहमति के कारण अच्छा रिजल्ट निकलेगा, अच्छा उन्हें भी किसानों को भी लगेगा और यहाँ का विकास होगा। फिल्म सिटी और लॉजिस्टिक्स हब जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसी क्या ठोस पॉलिसीज बनाई गई हैं जिनसे दनकौर के लोगों, नौजवानों और उन परिवारों को जिन्होंने अपनी जमीन दी है नौकरियां और बिजनेस में पहली प्रायोरिटी मिलेगी? देखिए, पहली प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। जब यहाँ से आपका जो नौजवान है वो यही चाहेगा कि आसपास हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिले। जो आसपास यहाँ का विकास हो रहा है, लॉजिस्टिक हब बन रहा है, आज एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की काफ़ी ऐसी योजना है जो यहाँ पर दनकौर के आसपास लगेंगी। तो हमारा और मतलब हमारे तो ये है, प्रयास भी करेंगे कि यहाँ के नौजवान वहाँ लगें और मतलब सरकार से, प्रशासन से डिमांड करके उनको आसपास की एक बेहतर जो उनके नौकरी के साथ वातावरण अच्छा बनाएंगे। जी, आपके इस कीमती समय में से काफ़ी पल मिला, बट हम आखिरी के 2 सवाल पूछना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या अथॉरिटी एक पब्लिक ऑनलाइन डैशबोर्ड बना सकती है जहां पर लोग अपनी पेंडिंग मुआवजे, प्लॉट अलॉटमेंट और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रियल टाइम स्टेटस लाइव चेक कर सकें? हम बना सकते हैं, बिल्कुल। आपको एक डेस्क जैसे ट्रांसपेरेंसी डेस्क है वो रहे, जो लोगों की समस्या हैं वो उसके जो आए वो मतलब लोग बाग वहाँ का समाधान निकलेगा। जब बातचीत होगी, एक ट्रांसपेरेंसी यही कहलाती है कि मतलब सामने वाला कस्टमर मतलब खुश हो और अपना भी उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठे। तो हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे लगे ट्रांसपेरेंसी डेस्क। सिर्फ पैसे देने के अलावा अथॉरिटी उन किसान परिवारों के लॉन्ग टर्म रोजगार और सोशल सेटलमेंट के लिए क्या अहम कदम उठा रही है, जिनका खेती बाड़ी पर टिका हुआ जीवन इन प्रोजेक्ट की वजह से हमेशा के लिए गायब हो गया? देखिए, हमारे प्रदेश सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं और चल भी रही है स्कीम। यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो मतलब यहाँ के जो विस्थापित किसान थे और जिनकी विस्थापित ज़मीन भी हो गई, जो मुआवजे में चली गई, उनके परिवार के बच्चे ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले हुए हैं प्रदेश सरकार ने, जो वहाँ सीख भी रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ टाइम पे कैंप भी लगते हैं उनके, वो सिखाते भी हैं। और जो आसपास के जैसे ये हमारे एयरपोर्ट के आसपास कंपनी वगैरह हैं, उसमें उन्हें वरीयता भी दी जाती है कि वहाँ के, क्योंकि उनकी ज़मीन गई, उन्हें अपनी दिनचर्या और अपनी क्या नाम है ज़िंदगी या जीवन यापन करने के लिए उन्हें नौकरी दे के थोड़ा सा एफर्ट उन्हें करें कि उनकी जीवन सुधार की तरफ। आपसे मैं इजाज़त मांगूंगा। धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। आपके कीमती पलों में से कुछ पल हमने आपके लिए लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।